सो हेलो फ्रेंड्स, इस सेशन में हम सॉल्व करेंगे परसेंटेज पर कुछ एडिशनल क्वेश्चन। अगर बात करें पहले सवाल की, तो पहला सवाल आपके सामने है। रोहित गॉट 273 मार्क्स इन एन एग्जाम। तो रोहित के एग्जाम में 273 मार्क्स आए एंड सिक्योर्ड 5% मोर देन द पासिंग मार्क्स। तो जो पासिंग मार्क्स थे उससे 5% ज़्यादा उसके मार्क्स आए। ठीक है, तो सबसे पहली लाइन से मैं क्या निष्कर्ष निकाल सकता हूँ कि अगर उसके पासिंग मार्क्स, उस एग्जाम के पासिंग मार्क्स अगर P थे, तो रोहित के जो मार्क्स आए 273 मार्क्स, वो पासिंग मार्क्स से 5% ज़्यादा थे। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो मार्क्स थे वो 105% थे, 105% थे पासिंग मार्क्स के। तो 105% ऑफ पासिंग मार्क्स इज इक्वल टू 273। ठीक है, अब हमें इसे 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 3 टाइम्स, 3 5 टाइम्स, 3 9 टाइम्स, 3 1 टाइम। ठीक है, इसके बाद हम इसे 7 से कैंसिल कर सकते हैं, 7 5 टाइम्स, 7 13 टाइम्स, 5 से 20 टाइम्स। सो P की वैल्यू आएगी 13 इंटू 20 यानी कि 260। तो पासिंग मार्क्स मेरे पास यहाँ से आ गए 260। अब आगे क्या बोला है, इफ राहुल गॉट 312 मार्क्स, राहुल के 312 मार्क्स आए, देन बाय व्हाट परसेंटेज वाज द स्कोर ऑफ राहुल अबव द पास मार्क्स। तो राहुल का जो स्कोर था पासिंग मार्क्स से कितना ज़्यादा था, और वो परसेंटेज टर्म्स में आपको निकालना है। तो राहुल के कितने मार्क्स आए, 312। तो 312 माइनस 260, और ये किसके रेस्पेक्ट में पूछा है, ये रेस्पेक्ट में पूछा है आपके पासिंग मार्क्स के रेस्पेक्ट में। तो पासिंग मार्क्स कितने हैं, 260। सो 260 से कितने परसेंट ज़्यादा है, तो बेस में आएगा 260। ठीक है, तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे, सो दिस इज 52 अपॉन 260 इंटू 100। अगर मैं इसका 10% देखूं तो 10% है 26, और 26 का डबल होता है 52। तो मेरा आंसर हो गया 20%। 10% का डबल 20%। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर है 20%। फ्रेंड्स, अगर बात करें अगले सवाल की, तो हमारे पास अगला सवाल है, द प्राइस ऑफ शुगर वेंट अप बाय 25% एंड द फैमिली डिसाइडेड टू रिड्यूस इट्स कंजम्पशन सो दैट द टोटल एक्सपेंडिचर वुड इंक्रीज ओनली बाय 8%। तो शुगर का जो प्राइस था वो 25% बढ़ गया। तो फैमिली ने सोचा कि क्यों ना हम इसका कंजम्पशन, इसकी खपत कम कर दें, ताकि हमारा जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्चा हो रहा है शुगर पर, वो केवल 8% से इंक्रीज हो। ठीक है, आगे दे रखा है, इफ 25 kg ऑफ शुगर वॉज कंज्यूम प्रीवियसली। तो पहले 25 किलो शुगर कंज्यूम की जाती थी, तो अब आपसे पूछा गया है अब कितनी शुगर कंज्यूम की जानी चाहिए। ठीक है, आपको एक रिलेशन पता है कि प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ठीक है, प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। अगर हम प्राइस की बात करें तो इनिशियली हमें प्राइस पता नहीं है, प्राइस लेट्स से 100 मान लिया इनिशियली, और शुगर का जो कंजम्पशन था वो आपको दिया गया है कि 25 kg शुगर वॉज कंज्यूम प्रीवियसली। तो 25 किलो शुगर कंज्यूम की जाती थी। तो खर्चा कितना होता था, अगर 100 रुपये प्रति किलोग्राम चीनी मिल रही है और 25 किलो आप कंज्यूम कर रहे हो, तो खर्चा होगा 100 इंटू 25 यानी कि 2500। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि प्राइस 25% बढ़ गया। तो प्राइस कितना हो गया, 25% बढ़ गया। तो मैं बोल सकता हूँ कि प्राइस हो गया 125 पर kg। अब कंजम्पशन कितना होना चाहिए वो हमें पता नहीं, लेट्स से x, और जो एक्सपेंडिचर है वो केवल 8% बढ़ना चाहिए। एक्सपेंडिचर केवल 8% बढ़ना चाहिए। अब इसका 8% कैसे निकालेंगे, देखो 2500 इंटू 8 डिवाइड बाई 100, तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 25 इंटू 8 बचेगा, 25 इंटू 8 होता है 200। सो 2500 प्लस 200 बन गया 2700। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आएगी 2700 डिवाइडेड बाई 125। ठीक है, 25 से कैंसिल किया 5 टाइम्स, एंड 25 से कैंसिल किया 1 टाइम, 0 टाइम, 8 टाइम्स। सो 5 2 टाइम्स, 5 1 टाइम, 0.6। तो अब जो कंजम्पशन होना चाहिए शुगर का वो x kg होना चाहिए, और x की वैल्यू कितनी है, 21.6। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अगले सवाल की। हमारा अगला सवाल है, द प्राइस ऑफ A इज 19% लेस देन दैट ऑफ B। तो A का जो प्राइस है वो B के प्राइस से 19% कम है। द प्राइस ऑफ A इज इंक्रीज बाई P% एवरी ईयर। हर साल P का जो प्राइस है वो P% इंक्रीज हो जाता है, वाइल द प्राइस ऑफ B डिक्रीजेज बाई Q% एवरी ईयर। तो B का जो प्राइस है हर साल Q% कम हो जाता है। नाउ इफ P इज इक्वल टू 5, जो P% की वैल्यू है वो आपको दे रखी है 5, what is the least value of Q such that after 2 years the price of A will not be less than the price of B। कम से कम Q की वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि 2 साल बाद A का जो प्राइस है वो B के प्राइस से कम ना हो। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो स्टेप बाय स्टेप इसको देखते हैं।
यहाँ पर आपको दे रखा है कि ए का जो प्राइस है बी के प्राइस से 19% कम है। तो अगर मैं बी का प्राइस 100x मानता हूँ, ठीक है, अगर मैं बी का प्राइस 100x मानता हूँ तो ए का प्राइस कितना होगा, 19% कम। तो 100 में से 19 घटा दिया तो बचा 81, सो 81x, ठीक है। अगर हम यहाँ पर x ना भी लेंगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन फिर भी टू बी ऑन अ सेफ साइड हम x लेकर चलते हैं। नाउ द प्राइस ऑफ ए इंक्रीज बाय p% एवरी ईयर। तो आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि जो ए का प्राइस है वो हर साल p% इंक्रीज होता है, और p की वैल्यू है 5, मतलब ए का प्राइस हर साल 5% इंक्रीज होता है, और जो b का प्राइस है वो हर साल q% डिक्रीज होता है, तो q% कम हो जाता है हर साल। यहाँ पर 2 साल बाद की बात हो रही है, तो 2 साल बाद b का जो प्राइस है वो क्या होगा, 100x इंटू 1 माइनस क्यू बाई 100 रेज टू द पावर 2। इट्स लाइक कंपाउंड इंटरेस्ट। एक बार q% कम हुआ मतलब 1 माइनस क्यू बाई 100, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर आपने पढ़ा है, और 2 बार कम हुआ तो स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा। और इसी तरीके से 5% इंक्रीज होता है, तो 2 साल बाद प्राइस क्या होगा, 81x इंटू 1 प्लस 5 बाई 100 रेज टू द पावर 2, ठीक है। आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि व्हाट विल बी द लीस्ट वैल्यू ऑफ क्यू, ये पूछा गया है आपसे, व्हाट विल बी द लीस्ट वैल्यू ऑफ क्यू सच दैट आफ्टर 2 years द प्राइस ऑफ ए विल नॉट बी लेस देन द प्राइस ऑफ बी। तो ए का जो प्राइस है वो बी के प्राइस से कम ना हो, 2 साल बाद ए का प्राइस बी के प्राइस से कम ना हो, यानी कि ए का प्राइस बी के प्राइस से ज्यादा हो सकता है या बी के प्राइस के बराबर हो सकता है। तो ये है ए का प्राइस, वो बी का प्राइस से ज्यादा हो सकता है या बराबर हो सकता है। तो प्राइस ऑफ ए आफ्टर 2 years कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू प्राइस ऑफ बी। तो अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो x एंड x कैंसिल हो जाएगा, 100 इंटू दिस इज 100 माइनस क्यू होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 81 इंटू 100 प्लस 5 105 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 स्क्वायर। ये 100 स्क्वायर हम कैंसिल कर सकते हैं। अगर इसको इस साइड लाएंगे और 100 को उस साइड ले जाएंगे तो बनेगा 100 माइनस क्यू अपॉन 105 होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 81 बाई 100, ठीक है। अब यहाँ पर स्क्वायर है तो दोनों साइड स्क्वायर रूट लेते हैं। अगर दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो 100 माइनस क्यू अपॉन 105 लेस देन इक्वल टू, इसका स्क्वायर रूट आएगा 9 और 100 का स्क्वायर रूट आएगा 10। इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो 5 2 टाइम्स 5 21 टाइम्स, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सो 200 माइनस 2q लेस देन इक्वल टू 189। सो 2q इधर जाएगा तो 2q ग्रेटर देन इक्वल टू 200 माइनस 189 इज 11, तो q मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5.5। 11 बाई 2 इज 5.5, तो q हमेशा 5.5 के बराबर या उससे ज्यादा होना चाहिए, यानी कि q की लीस्ट वैल्यू क्या होगी, 5.5। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 5.5, यानी कि ए ऑप्शन। चलिए बात करते हैं अगले सवाल की। हमारा अगला सवाल है, राम हैड एनफ मनी टू परचेज आइदर 40 एप्पल्स और 50 ऑरेंजेस। राम के पास इतना पैसा था कि या तो वो 40 एप्पल खरीद सके या 50 ऑरेंजेस खरीद सके। तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि राम के पास जो पैसा था वो कितना था, 40 एप्पल्स, यानी कि अगर एक एप्पल की कॉस्ट ए है तो 40 एप्पल्स की कॉस्ट हो गई 40 ए, एंड दैट कॉस्ट इज इक्वल टू, ये जो कॉस्ट है वो बराबर होगी 50 ऑरेंजेस की कॉस्ट की, ठीक है। और इतना पैसा राम के पास था, ठीक है। तो जब भी ऐसी इक्वेशन आएगी तो हम क्या करेंगे, 40 एंड 50 का एलसीएम लेंगे। 40 एंड 50, 4 एंड 5 का एलसीएम होता है 20, तो 40 एंड 50 का एलसीएम होगा 200, तो इसको 200 के बराबर अज्यूम कर लेंगे, ठीक है। 200 या 200x भी ले सकते हैं। तो यहां से 40 एप्पल्स की कॉस्ट 200 रुपए है, तो एक एप्पल की कॉस्ट कितनी होगी, 200 बटा 40 यानी कि 5, और एक ऑरेंज की कॉस्ट कितनी होगी, 200 बटा 50 यानी कि 4। तो एक एप्पल की कॉस्ट आ गई 5 रुपए और एक ऑरेंज की कॉस्ट आ गई 4 रुपए। क्वेश्चन में आगे क्या दिया गया है, राम डिसाइडेड टू स्पेंड ओनली 80% ऑफ द मनी। राम ने फैसला किया कि मैं केवल 80% अमाउंट खर्च करूंगा। तो राम के पास कितना पैसा था, 200 रुपए, और 200 का 80%, 80% ऑफ 200, ये कितना होगा, 160। तो 80% ऑफ 200 160। तो राम ने कितना पैसा खर्च करने का फैसला किया, 160। तो आपसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, आपसे पूछा गया है कि ही परचेज 20 ऑरेंजेस एंड सम एप्पल्स, हाउ मेनी एप्पल्स डिड राम परचेज। तो उसने
20 ऑरेंज खरीद लिए, 20 ऑरेंज खरीद लिए मतलब कितना पैसा खर्च कर दिया, 20 इंटू 4 यानी कि कितना, 80 रुपीज उसने खर्च कर दिया। और कुछ एप्पल खरीदे। अब अगर 80 रुपए खर्च कर दिया 160 में से, तो बचा कितना, 160 माइनस 80 यानी कि 80 रुपए उसके पास बचा। तो उसने कितने एप्पल खरीदे, तो अगर एप्पल की बात करें तो एक एप्पल की कॉस्ट है 5 रुपए और 80 रुपए अगर उसे खर्च करने हैं तो 80/5 यानी कि उसने कितने एप्पल्स खरीदे, 16 एप्पल्स। दोस्तों बात करते हैं अगले सवाल की। हमारा अगला सवाल है, द ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम प्लेड 25 T20 मैचेस इन अ पर्टिकुलर सीजन ऑफ द ईयर। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम ने 25 T20 मैच खेले एक सीजन में, किसी साल के एक सीजन में, एंड वॉन 40% ऑफ द मैचेस। तो कितने खेले मैच उसने, जो खेले एक सीजन में वो खेले 25 और जीते कितने, 40% ऑफ 25। 40% ऑफ 25 कितना होगा, 10, ठीक है। सो 10 मैचेस उसने जीते, 25 मैच खेले और 10 जीते, क्लियर डेटा है। अब बात करें आगे की इंफॉर्मेशन की, तो आगे आपको बोला गया है कि टीम वांटेड अ सक्सेस रेट ऑफ 75% ऑफ द मैचेस प्लेड बाय द एंड ऑफ द ईयर। 75% का सक्सेस रेट चाहिए, मतलब कि टोटल एक साल में जितने मैच वो खेले उसमें से 75% जीत जाए। देन व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ एडिशनल मैचेस दैट शुड बी प्लेड टू अचीव दैट टारगेट। तो कम से कम कितने मैचेस उसे खेलने चाहिए ताकि जो 75% सक्सेस रेट का जो टारगेट है वो अचीव हो जाए, ठीक है। अब देखिए, कम से कम मैचेस में 75% का जो सक्सेस रेट है उसे मेंटेन करना है। मतलब उसे क्या करना चाहिए, यहाँ पर क्या स्ट्रेटेजी टीम की रहनी चाहिए, कम से कम मैच भी खेलने हैं और 75% तक पहुंचना भी है। तो मतलब कम से कम मैच के लिए वो 75% का टारगेट तभी अचीव होगा जब जितने मैच वो टीम खेले उतने मैच जीत जाए, ठीक है। तो अगर वो एक सीजन में उसने 25 मैच खेले और रिमेनिंग ईयर में अगर वो एक्स मैच खेलेगी, तो एक्स अगर खेलेगी, एक्स प्लेड, तो एक्स मैच वो जीत जाए, ठीक है। सारे के सारे अगर मैच जीत जाएगी तो कम से कम मैचेस में 75% का टारगेट अचीव हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, कुल मिलाकर साल में उसने कितने मैच खेले, 25 तो पहले खेले हुए थे, अब एक्स खेले, तो टोटल मैच खेले हैं 25 प्लस एक्स। और मैच कितने जीते, 10 तो वो पहले ही जीत चुकी थी और अब बाकी एक्स मैच खेले तो एक्स मैच जीत लिए, सो 10 प्लस एक्स। और ये होना चाहिए 75% का सक्सेस रेट। 75% का मतलब हमें पता है 75% इज ऑलवेज 3/4, तो ये होना चाहिए 3/4। मतलब जितने मैच वो खेली है उसके 3/4, 3/4 मैच अगर वो जीत गई तो 75% का टारगेट अचीव हो गया, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 40 प्लस 4x इक्वल्स टू 75 प्लस 3x, और यहाँ से 4x माइनस 3x इज x एंड 75 माइनस 40 इज 35। तो कम से कम उसे कितने मैच खेलने चाहिए, 35। फ्रेंड्स अगर बात करें अगले सवाल की, तो हमारा अगला सवाल है, द रेशियो ऑफ 3 पॉजिटिव क्वांटिटीज p, q एंड r इज 1/4, 1/5, 1/6। तो p is to q is to r आपको दे रखा है 1/4 is to 1/5 is to 1/6। तो जब भी ऐसा रेशियो आपके सामने आता है जो फ्रैक्शन में हो, तो हम क्या करेंगे कि उनके जो डिनोमिनेटर्स हैं उसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 एंड 6 का एलसीएम हुआ 12 एंड 12 एंड 5 का एलसीएम हो गया 60। तो इस पूरे रेशियो में 60 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आएगा 16 to 1/4 यानी कि 15, 16 to 1/5 यानी कि 12 एंड 16 to 1/6 यानी कि 10। तो ये रेशियो इक्विवेलेंट होगा 15:12:10 की, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा गया है, व्हाट परसेंट Q लेस देन P प्लस R। तो जो Q है वो P प्लस R से कितना परसेंट कम है। तो अगर मैं P की वैल्यू 15 मानता हूं तो Q की वैल्यू इस केस में 12 होगी एंड R की वैल्यू 10 होगी। तो Q की वैल्यू, इफ Q इज 12, P प्लस R कितना होगा, 15 प्लस 10 दैट इज व्हाट, 25, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि बाई व्हाट परसेंट Q लेस देन P प्लस R। तो Q जो है P प्लस R से कितना कम है, तो इनका जो डिफरेंस है वो है 13, और P प्लस R के रेस्पेक्ट में पूछा गया है तो P प्लस R की वैल्यू रखेंगे 25 इंटू 100, आंसर निकालेंगे 13 इंटू 4, 52%। सो द आंसर इज
52%। फ्रेंड्स, बात करते हैं अगले सवाल की। तो हमारा अगला सवाल है, इफ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज इंक्रीज बाय 44%, देन बाय व्हाट परसेंटेज वुड इट्स वॉल्यूम इंक्रीज। तो कर्व्ड सरफेस एरिया को अगर 44% से इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम कितना इंक्रीज होगा स्फीयर का। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें एक कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है, तभी हम इस क्वेश्चन को शॉर्टर अप्रोच के साथ सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, अगर आपको पता हो कि जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है स्फीयर का, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं कि इट इज 4 पाई आर इंटू आर, आर इंटू आर, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया में जो परसेंटेज इंक्रीज होगा वो इक्विवेलेंट होगा आर और आर में सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज के। जैसा कि मैंने आपको सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज में ही बताया था कि जहां भी दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट होता है वहां हम सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया में जो चेंज होगा, परसेंटेज चेंज होगा, अगर रेडियस में r% का चेंज होता है और अगर इस रेडियस में r% का चेंज होता है तो इसमें भी r% का चेंज होगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू बराबर है, ठीक है। हमने तो केवल इन्हें स्प्लिट किया है। तो r और r% और r% का सक्सेसिव परसेंटेज चेंज इक्विवेलेंट क्या होगा? इक्विवेलेंट होगा r प्लस r इंटू r बाई 100। आपको सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला पता है, ठीक है। तो ये होगा 2r प्लस r स्क्वायर बाई 100, ठीक है। तो अगर रेडियस में r% का चेंज होता है तो कर्व्ड सरफेस एरिया में कितना चेंज होता है? 2r प्लस r स्क्वायर बाई 100। अब यहां पर आपको क्या दे रखा है? इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि इफ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज इंक्रीज बाय 44%। तो यहाँ कर्व्ड सरफेस एरिया में चेंज दे रखा है, तो यानी कि ये इस पूरे की वैल्यू आपको दे रखी है 44, ठीक है। तो क्या मैं यहाँ पर r की वैल्यू निकाल सकता हूँ? देखो 44% चेंज है, तो 44 कैसे आएगा? अगर मैं हिट एंड ट्रायल यहाँ पर लगाता हूँ तो 44 और दो इक्वल क्वांटिटीज का सक्सेसिव परसेंटेज चेंज है, एक है r और दूसरी भी है r। तो 44 का लगभग आधा, उसके आसपास आंसर होगा, ठीक है। तो 44 का आधा किया 22, तो लेट्स से 20 ट्राई करके देखते हैं। अगर हम यहाँ पर 20 ट्राई करेंगे तो 20 प्लस 20 40 एंड 20 इंटू 20 बाई 100 यानी कि 2 इंटू 2। सो 40 प्लस 2 इंटू 2 यानी कि 4, सो 44 आ जाएगा। तो मतलब इस तरीके से हम हिट एंड ट्रायल से यहाँ पर r की वैल्यू निकाल सकते हैं। कितनी आएगी? 20। तो रेडियस में कितना परसेंटेज चेंज हुआ? 20%। सो रेडियस में परसेंटेज चेंज 20 हुआ, ये r मतलब 20%, ये रेडियस में परसेंटेज चेंज है 20%, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है रेडियस में परसेंटेज चेंज निकालने का। अब मैं दूसरा तरीका आपको बताता हूँ। तो आपको पता है कि यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया स्फीयर का जो होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो सपोज इनिशियल रेडियस r1 थी और फाइनल रेडियस r2 थी, तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा? 4 पाई r2 स्क्वायर एंड इनिशियल कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब 4 पाई r1 स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय इनिशियल कर्व्ड सरफेस एरिया 4 पाई r1 स्क्वायर इनटू 100। इतना परसेंटेज चेंज होगा कर्व्ड सरफेस एरिया में, ठीक है। तो यहां से ये होगा इक्विवेलेंट टू 44, क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया में जो चेंज दे रखा है आपको 44% दे रखा है। तो 4 पाई हम कैंसिल कर देंगे, तो यहां से आएगा r2 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर अपॉन r1 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 44 बाई 100, ठीक है। अगर इसको 4 से कैंसिल करते हैं तो 11 टाइम्स 25 टाइम्स एंड यहां पर प्लस 1 होगा तो r2 स्क्वायर अपॉन r1 स्क्वायर हो जाएगा 11 बाई 25 प्लस 1 यानी कि 36 बाई 25। और दोनों साइड अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो r2 अपॉन r1 होगा 36 एंड 25 का स्क्वायर रूट, ये कितना होता है? 6/5, ठीक है। कोई भी चीज 6/5 टाइम्स कब होती है? जब उसमें 1/5 का चेंज होता है। और आपको पता है 1/5 कितना होता है? 20%। जो चीज हमने प्रीवियस वाले मेथड से डायरेक्टली निकाली थी 20%, इस मेथड से करने में थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा लगेगी, ठीक है। तो अगर r2 की वैल्यू 6 है तो r1 की वैल्यू कितनी हो गई? 5। तो इफ r1 इज 5 r2 विल बी 6, ठीक है। दो वैल्यूज हमने यहां पर ले ली। अब हमें निकालना है परसेंटेज चेंज इन द वॉल्यूम। वॉल्यूम में कितना परसेंटेज चेंज होगा? तो वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का? आपको पता है वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज 4/3
पाई आर क्यूब, ठीक है। तो वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल है? रेडियस के क्यूब के, रेडियस के क्यूब के प्रोपोर्शनल है, क्योंकि 4/3 पाई तो एक कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो अगर रेडियस के क्यूब के प्रोपोर्शनल है, तो अगर मैं वॉल्यूम में चेंज निकालना चाहूं तो डायरेक्टली कैसे निकाल सकता हूं? देखिए वॉल्यूम में अगर मुझे चेंज निकालना है तो यहां पर लिखा 5 क्यूब, यहां पर लिखा 6 क्यूब, तो यहां पर वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल होगा? 5 क्यूब के। यहां पर किसके प्रोपोर्शनल होगा? 6 क्यूब के। तो यहां पर वॉल्यूम 125 के प्रोपोर्शनल होगा, यहां पर 216 के प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर मुझे वॉल्यूम में चेंज निकालना है, परसेंटेज चेंज, तो सिंपल मैं आर क्यूब में चेंज निकाल लेता हूं। तो 216 एंड 125 में जो डिफरेंस है वो कितने का है? जो डिफरेंस है वो है 91 का, डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू 125 इनटू 100, ठीक है। तो 25 5 टाइम्स, 25 4 टाइम्स, तो दिस इज 364/5, 72.8% इज द आंसर। तो वॉल्यूम में कितने परसेंट का चेंज आएगा? 72.8%। देखो यहां से तो कहानी बहुत आसान है, ये तो बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये तो कोई भी कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि अगर आपको कर्व सरफेस एरिया में चेंज पता है, परसेंटेज चेंज, तो वहां से रेडियस में परसेंटेज चेंज कैसे निकालें? तो उसके दो तरीके हैं, एक तो ये वाला तरीका और एक जो प्रीवियसली मैंने मेथड बताया था सक्सेसिव परसेंटेज चेंज वाला, उससे भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस वाले मेथड में क्या आया था? 20% का चेंज। 20% का चेंज मतलब अगर प्रीवियसली रेडियस 5 थी तो अब 5 का 20% मतलब 1, तो 5 + 1 अब कितनी हो जाएगी? 6। तो इस तरीके से हम वहां पर वैल्यू अज्यूम कर सकते थे। यहां पर तो आपको डायरेक्टली रेशियो पता चल गया 6/5, तो हम 6 और 5 वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 72.8%। फ्रेंड्स, अगर बात करें अगले सवाल की, तो हमारा अगला सवाल है, इफ द पेमेंट पर आवर ऑफ एन एम्प्लॉय इंक्रीज बाय 25%, तो पर आवर जो पेमेंट था वो 25% इंक्रीज कर दिया गया और वर्किंग टाइम रिड्यूस कर दिया गया 20% से, तो आपको बताना है कि नेट परसेंटेज चेंज इन हिज इनकम। तो एम्प्लॉय की जो आय है, जो इनकम है, उसमें कितना परसेंटेज चेंज आएगा? सपोज एम्प्लॉय की पर आवर इनकम है P, हर घंटे उसे P रुपीज मिलते हैं, और अगर वो N आवर्स काम करता है, N घंटे तक काम करता है, तो ये हो जाएगी इसकी इनकम। सपोज किसी को 1000 रुपीज पर आवर मिलते हैं और वो 5 घंटे काम करता है दिन में, तो एक दिन में कितना मिलेगा? 1000 × 5 यानी कि 5000, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट है। तो ये जो है वो सिमिलर है, प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन वाला यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर आपको दे रखा है कि पेमेंट जो है 25% इंक्रीज कर दिया गया, प्लस 25% कर दिया गया, और जो नंबर ऑफ आवर्स हैं, जो वर्किंग टाइम है, वो 20% से कम कर दिया गया। तो इनकम में कितना चेंज आएगा? तो मैंने आपको बताया है कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। तो इसके कई सारे मेथड्स हैं। जब भी दो चीजों का प्रोडक्ट होता है तो हम सक्सेसिव परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर सक्सेसिव परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो इनकम में जो चेंज आएगा वो आएगा 25, ये है -20 + 25 × -20/100। तो यहाँ से हमारे पास सीधे आंसर आ जाएगा। देखिए 25 × 20 होता है 500, तो ये 5 टाइम्स, -5 टाइम्स कैंसिल होगा, तो दिस इज व्हाट 5 एंड दिस इज -5, सो द आंसर इज 0%। मतलब एम्प्लॉय की इनकम पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आंसर इज 0%। फ्रेंड्स, अगर बात करें अगले सवाल की, तो हमारा अगला सवाल है, अ स्टूडेंट टुक 5 पेपर्स इन द एग्जाम। स्टूडेंट ने 5 एग्जाम दिए, 5 पेपर्स दिए एक एग्जाम में, वेयर फुल मार्क्स वर द सेम फॉर ईच पेपर। मतलब हर एक पेपर के जो टोटल मार्क्स थे, जो मैक्सिमम मार्क्स थे, वो सेम थे। His marks in these papers were in the ratio of 6:7:8:9:10। मतलब स्टूडेंट ने जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो इस रेशियो में 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, ये है उसके मार्क्स का रेशियो। और एक बात और जो जरूरी बात है कि हर एक सब्जेक्ट के जो मैक्सिमम मार्क्स हैं, जो टोटल मार्क्स हैं, वो सेम है, ठीक है। नाउ इन ऑल द पेपर्स टुगेदर द कैंडिडेट्स ऑब्टेन 60% ऑफ द टोटल मार्क्स। अगर सारे मार्क्स को मिला दिया जाए तो वो सारे टोटल, कुल मिलाकर जो टोटल मार्क्स आएंगे उसका 60% है। देन द नंबर ऑफ पेपर्स इन विच ही गॉट मोर देन 50% मार्क्स। तो कितने पेपर्स में उसके 50% से ज्यादा मार्क्स आए? तो इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका है कि ये है पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5। यहां हम लिखेंगे इसके मैक्सिमम मार्क्स और यहां पर स्टूडेंट के मार्क्स, ठीक है। तो स्टूडेंट के मार्क्स इस रेशियो में है, तो हम यही मार्क्स मान लेते हैं, 6, 7, 8, 9, 10। मान लिया 6, 7, 8, 9, 10 उसके मार्क्स हैं। सो कुल मिलाकर कितने मार्क्स हुए? 6 + 7 + 8
6, 7, 8, 9, 10 मिलकर कितना बना? 6 + 7 13, 13 + 8 is what? 21 + 9 30, 30 + 10 is what? 40. And that is 60% of total maximum marks. 60% of total. ठीक है? So we can say 40 is equal to 60%, मतलब 60/100 of total. तो ये कितना होगा? 22 times 23 times. This will be 200/3. तो टोटल कितना आएगा? 200/3. ये टोटल मार्क्स किसके हैं? ये टोटल मार्क्स है सारे सब्जेक्ट्स के मिलाकर. ये 5 सब्जेक्ट्स हैं. अगर मैं इन सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करूंगा 5 में, क्योंकि पांचों के मार्क्स बराबर हैं, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, तो हर एक सब्जेक्ट के कितने मार्क्स आएंगे? 1/5. 1/5 ऑफ 200/3 यानी कि 40/3. ठीक है, 40/3. 40/3 मतलब 3 1 टाइम 13.33. 13.33. तो आप देखिए 13.33, या हम कह सकते हैं 40/3 भी लिख सकते हैं इसको. 40/3, 40/3, सारे मार्क्स कितने हो गए? 40/3, 40/3 एंड 40/3. इसको एग्जाम में आपको इस तरीके से लिखने की जरूरत नहीं है. हमसे केवल इतना पूछा गया है कि कितने सब्जेक्ट्स में उसके 50% से ज्यादा मार्क्स आए. तो इसका 50% कितना होगा? इसका 50% कितना होगा? अगर इसका 50% निकालें तो इसका आधा, यानी कि 20/3, यानी कि कितना? 20/3 मतलब 6 टाइम्स 6.66. तो कितने में उसके 6.66 से ज्यादा मार्क्स आए? तो हम ये डायरेक्टली चेक कर सकते हैं. यहां पर 6.66 से ज्यादा है या कम है? ज्यादा है, काउंट होगा. ये भी 6.66 से ज्यादा है, काउंट होगा. ये भी 6.66 से ज्यादा है, काउंट होगा. ये भी 6.66 से ज्यादा है, काउंट होगा. ये 6.66 से कम है तो ये काउंट नहीं होगा. तो कितने सब्जेक्ट्स में उसके 50% से ज्यादा मार्क्स आए? आंसर है 4 सब्जेक्ट्स. 4 सब्जेक्ट्स. फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अगले सवाल की. तो हमारा अगला सवाल है, अ मैन अर्न्स X% ऑन द फर्स्ट 2000 एंड Y% ऑन द रेस्ट ऑफ हिज इनकम. तो मतलब अपने इनकम के पहले 2000 रुपए पर उसको X% प्रॉफिट होता है और बाकी बची हुई इनकम पर उसे Y% प्रॉफिट होता है. तो ऐसा आपको दे रखा है कि फर्स्ट 2000 रुपीज पर उसे X% प्रॉफिट होना ही होना है. सो 2000 का X% अगर मैं निकालूंगा, सो 2000 इंटू X/100. X/100 तो 100 से कैंसिल करेंगे तो 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि कितना आएगा? 20x. तो इतना प्रॉफिट तो उसको होना ही होना है अगर वो 2000 से ज्यादा का अमाउंट कमा रहा है. तो आपसे क्या बोला गया है? एंड Y% ऑन द रेस्ट ऑफ हिज इनकम. तो बची हुई इनकम पर उसे Y% प्रॉफिट होता है. इफ ही अर्न्स 700 फ्रॉम 4000, 4000 पर उसे 700 रुपए अर्न करता है. तो 4000 पर अगर 700 रुपए अर्न करेगा तो पहले 2000, देखो 4000 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करो. 2000 पहले ही निकाल दिया तो बचा कितना? 2000. तो इस 2000 पर उसे कितना मिलेगा? 20x. ठीक है, और इस 2000 पर कितना मिलेगा? Y%. इस 2000 पर कितना मिलेगा? Y%. तो 2000 का Y% यानी कि 20y. सो जो टोटल इनकम हुई है उसकी कितनी हुई है? 700. सो मैं कह सकता हूं यहां से 20x + 20y इज इक्वल टू 700. ठीक है, अगर दूसरी की बात करें, दूसरी इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है, ₹900 फ्रॉम 5000. तो 5000 रुपए से 900 रुपए कमाता है. तो अगर 5000 की बात करेंगे तो 5000 अगर 2 पार्ट्स में स्प्लिट किया, सो 2000 निकाल दिया पहले और उसके बाद फिर बचा कितना? 3000. तो इसका X% यानी कि 20x और इसका Y% यानी कि 30y. तो मैं बोल सकता हूं कि 20x + 30y कितना अमाउंट अर्न करता है? वो अर्न करता है 900. तो अगर इन दोनों इक्वेशन को देखें तो बहुत आसान है. तो अगर मैं इसमें से इसको घटा दूंगा तो 20x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना? 10y बराबर 200. सो y इज व्हाट? 20. y की वैल्यू 20 आ गई. आपसे पूछा गया है फाइंड X%. तो x की वैल्यू आपको निकालनी है.